मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद के इनखला का सिलसिला जारी है। 2022 में 8 लाख से ज्यादा अफराद ने बेहतर मौक़ों के लिए अगर पाकिस्तान में सब कुछ रखा हुआ है तो लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं, और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा तो ये मुल्क पिछले तकरीबन 80 सालों से चल कैसे रहा। हाय, मेरा नाम है शहरोज शाह और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। आज मैं उस सच्चाई की बात करने वाला हूँ जो हम में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, या फिर ऐसा कहो कि हम जानना चाहते ही नहीं है। आज मैं कोशिश करूंगा पाकिस्तान को डिकोड करने की 1947 से लेकर आज की डेट तक। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं खुद ही बता देता हूँ कि भाई मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रही है, पूरे 5 महीने के बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है। बस कुछ चीजों में ऐसा फंस चुका था कि टाइम नहीं था मिल पा रहा, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को टाइम दिया जाए। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि जो भी हो जैसा भी हो मुझे लॉन्ग वीडियोस डालनी है यूट्यूब पे। अभी आगे आने वाले 1-2 महीने में मैं शायद फेस कैम वीडियोस ना बना सकूं, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि मैं एक अच्छा सेटअप रेडी करके फेस कैम वीडियोस जरूर बनाऊंगा। एंड यस, आज 14 अगस्त 2026 है, तो आप सबको आजादी मुबारक हो। अल्लाह हमें और हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे। और बाकी की बातें हम आगे वीडियो में करते हैं। सबसे पहले गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि पाकिस्तान कोई एक्सीडेंटल डिसीजन था या फिर रातों रात बन जाने वाला एक मुल्क है। पाकिस्तान की बात की जाए तो ये एक प्रॉपर कॉन्शियस और डेमोक्रेटिक डिसीजन था। बात करते हैं 1945 और 1946 के इलेक्शंस की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन इलेक्शंस को सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स का रेफरेंडम करार दिया था। दिसंबर 1945 के सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए रिजर्व 23 की 23 सीट्स जीती थी, जिसका मतलब है 100% सक्सेस। जनवरी 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात की जाए तो इन इलेक्शंस में भी मुस्लिम्स ने भारी वोट से कामयाबी हासिल की। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, इनमें से ज्यादातर वोट्स यूपी, सीपी, बॉम्बे और बिहार के उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स के थे। उन्हें पता था उनका अपना घर, उनका कारोबार, उनके आबा अजदाद की कब्रें वहीं रह जाएंगी। जियोग्राफिकली वो इलाका पाकिस्तान का हिस्सा कभी भी नहीं था बन सकता। फिर भी उन्होंने दूसरे इलाकों के मुसलमानों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इवन के कायद-ए-आज़म की बात की जाए तो वो खुद भी बॉम्बे से थे। लियाकत अली खान की बात की जाए तो वो यूपी से थे, जिसको हम उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। नवाब बहादुर यार जंग की बात की जाए तो वो हैदराबाद से थे। ये दुनिया की तारीख की यूनिक मूवमेंट थी जहाँ लोगों ने दूसरों के वजूद के लिए अपना बना बनाया आशियाना छोड़ दिया। अगस्त 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन देखने को मिली। हजारों नहीं बल्कि लाखों जानों का नजराना देखकर जब ये मुहाजिरीन कराची और बाकी शहरों में पहुँचे तो सीन ही कुछ और था। मुल्क तो बन चुका था पर चलाने के लिए रिसोर्सेज थे ही नहीं। हालात इतने बुरे थे कि गवर्नमेंट ऑफिस में लिखने के लिए कागज और पेन तक मौजूद नहीं था। ना सिर्फ ये बल्कि बैठने के लिए चेयर्स और टेबल्स तक मौजूद नहीं थे। इनिशियल डेज की बात की जाए तो ऑफिसर्स ने दरख्तों के नीचे पत्थरों को टेबल बनाकर काम शुरू किया। बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत सारी ताकतों का तो ये कहना था कि ये मुल्क तो 1948 का पहला सूरज भी नहीं देख सकेगा, बल्कि उससे पहले ही हार मान जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर कायद-ए-आज़म की एक रिक्वेस्ट पर हबीब बैंक ने अपना पूरा सेटअप और कैपिटल पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया। ये महाजरीन खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन अपने साथ अपना टैलेंट लेकर आए थे। हायर एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी और नए मुल्क को खड़ा करने का वो जुनून इन लोगों में कूट कूट के भरा हुआ था, और इसी जुनून ने इस मुल्क को जीरो से एक स्ट्रक्चर में खड़ा किया। और देखते ही देखते बहुत ही कम वक्त में ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बहुत से लोग पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि टेक्निकली ये कंपैरिजन कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट कभी सेम था ही नहीं। पार्टीशन के वक्त इंडिया को बना बनाया न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और सारे मेजर एडमिन सेटअप्स बने बनाए मिले थे। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल सेटअप की बात की जाए कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में 900 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज मौजूद थी, जिसमें से इंडिया को 900 प्लस फैक्ट्रीज मिली, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 छोटी मोटी फैक्ट्रीज आई। तो मेरे भाई ये कंपैरिजन कभी बनता ही नहीं है कि एक मुल्क के पास 900 फैक्ट्रीज हैं और दूसरे के पास छोटी मोटी सिर्फ 30 फैक्ट्रीज हैं, और ऑफिस की ये हालत है कि वहाँ पे फर्नीचर भी मौजूद नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए डिफेंस की, सब कॉन्टिनेंट में 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वो होती हैं जो आपके मुल्क का असला बनाती हैं, बम बनाती हैं, बारूद बनाती हैं। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि पाकिस्तान को कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज मिली? बिल्कुल जीरो, एक भी नहीं। सारी 40 की 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इंडिया के पास थी। सिर्फ इसी एक डिसीजन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने कितने इंसाफ के साथ बंटवारा किया हमारा। ब्रिटिश आर्मी की बात की जाए तो 75% शेयर और 90% कैश रिजर्व इंडिया को दे दिए गए। और बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को अपने हिस्से के कैश के लिए और एसेट्स के लिए महीनों तक स्ट्रगल करना पड़ा। सो मेरे भाई, आज के बाद अगर कोई बंदा आपके सामने कंपैरिजन करने की कोशिश करे तो उसको सीधा आपने मेरी वीडियो का लिंक शेयर कर देना है, या उसको ये बता देना है कि इंडिया पहले दिन से बना बनाया था। असल कमाल तो पाकिस्तान का था, जिसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और आज पूरी दुनिया के सामने एक पावर हाउस बनकर खड़ा है। चलो अब बात करता हूँ तकरीबन पिछले 80 सालों की उन अचीवमेंट्स की जो टोटली फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। जिस मुल्क के पास 1947 में एक राइफल बनाने का कमरा भी नहीं था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर पावर है। हम खुद अपने JF-17 थंडरजेट, अल खालिद टैंक और मॉडर्न ड्रोन्स अपने दम पर तैयार करते हैं।
बात हो आईटी की या फिर दुनिया को अपनी सर्विसेज सर्व करने की, तो पाकिस्तान आज दुनिया की 4th सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है। ग्लोबल आउटसोर्स टैलेंट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 100 में से 97 पॉइंट स्कोर किए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वेलफेयर की बात की जाए तो SIUT, शौकत खानम और इंडस हॉस्पिटल जैसे इदारे पूरी दुनिया में मिसाल कायम करते हैं, जहाँ हजारों गरीबों का 100% फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसी मिसाल आपको वेस्टर्न कंट्रीज में आज की डेट तक भी नहीं मिलती। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, जिसको सब लोग सैल्यूट करते हैं। जब वर्ल्ड पावर्स के दरमियान टेंशन बढ़ी तो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में मेमोरेंडम के जरिए मीडिएशन का सहारा पाकिस्तान के सर सजा। न सिर्फ ये बल्कि अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के बीच होने वाला डिफेंस पैक्ट ये प्रूव करता है कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान कितना जरूरी है। भाई ये सब बातें तो वो हैं जो मैं पूरा दिन भी बोल सकता हूँ और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बात करनी है मुझे आज के दौर की, हमारे जेन ज़ी और यूथ की, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन का ये कहना है भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर निकलने दो, मैं बाहर जाकर कुछ कमाऊंगा, अपनी फैमिली को स्टेबल करूंगा और ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मैं भी और तुम भी सियासतदानों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम सब मिलकर करप्ट सिस्टम से नफरत कर सकते हैं, उनसे सवाल किया जा सकता है जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया, लेकिन इस मुल्क से और इस सब परचम से कैसे इख्तिलाफ किया जा सकता है। ये हमारा वो आजाद मुल्क है जो अगर ना होता हमारे पास तो हमारा हाल भी शायद वही होता जो इस वक्त बर्मा में, सूडान में, फलस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है। सो हमेशा याद रखो आजादी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी चीज है और इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है। वो एक मुहावरा है जो मेरी अम्मी जान अक्सर मुझे सुनाया करती थी, दूर के ढोल सुहाने। आपको लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से हर साल लाखों लोग हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और स्ट्रेस की वजह से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होने को तरजीह देते हैं और कोशिश करते हैं। सिर्फ पिछले साल की बात की जाए तो तकरीबन 2 मिलियन अमेरिकन ने यूएस को छोड़ दिया। बात की जाए यूरोपियन कंट्रीज की तो वहाँ पे लोग टैक्सेस से इतने परेशान हैं कि टैक्सेस को पूरा करने के लिए वो लोग सिर्फ मशीन बन के रह चुके हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त भी 60% से ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, जबकि यूरोप और जापान में बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और काम करने वाले कम हैं। एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि पाकिस्तान की असली स्ट्रेंथ उसकी जेन ज़ी है। अगर तुम इस सिस्टम को बदलने के लिए आगे आओ, IT, ई-कॉमर्स, एग्रीकल्चर और बिजनेस में लीडरशिप लेने की कोशिश करो तो यकीन करो 24 करोड़ की मार्केट दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी बन सकती है। आई नो ये 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में या 5 साल में नहीं होगा, बट तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जब 60% यूथ मिलकर ये काम स्टार्ट करेगी और हम सब कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करेंगे इसको बिल्ड करने के लिए, तो शायद आगे आने वाले 10 से 15 साल में चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हो। इस चीज की जीती जागती मिसाल हमारे सामने हमारा हमसाया मुल्क इंडिया मौजूद है। सिर्फ 10 से 20 साल पहले की ही बात है कि उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर रेडी किया, उन्होंने प्लानिंग की, अपने गोल सेट किए और आज दुनिया की शायद कोई बड़ी कंपनी ऐसी हो जहाँ पे इंडिया के CEOs ना मौजूद हो। ये मुल्क सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी और मेरी आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, लेकिन असली कौमें वो होती हैं जो मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़कर भागती नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और अपने टैलेंट को यूज करते हुए अपनी जिंदगी भी संवारती हैं और अपने मुल्क को भी संवारती हैं। वेल, तुम्हारा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम्हें लगता है कि वाकई इन हकाइक को जानने की जरूरत है किसी को, तो उसके साथ शेयर कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली किसी नई वीडियो में। टिल देन, पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।